नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी पर। आप सबके बीच में मैं डॉक्टर जितेंद्र पांडे। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि दोपहर के 2 बजे हमारी आपकी मुलाकात होती है। हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हिंदी की विषय वस्तु की। चाहे आप प्राथमिक स्तर की तैयारी करें 1 to 5 या फिर 6 to 8 टीजीटी या पीजीटी लेवल, आपको हिंदी की विषय वस्तु यानी हिंदी के प्रश्नों का सामना करना ही पड़ेगा। चाहे लैंग्वेज के तौर पर या फिर विषय के तौर पर, आपकी इस समस्या, इस कठिनाई, परेशानी के लिए आपकी संस्था आपके साथ खड़ी हुई है और आपको प्रतिदिन एक कक्षा विशेष तौर पर हिंदी विषय वस्तु के लिए उपलब्ध कराती है दोपहर के 2 बजे से 3 बजे तक। इसमें आज मैं सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत एपिसोड नंबर 25 लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। 25 नंबर का वीडियो लेकर के मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज का वीडियो पूरा करने का मतलब है कि हम 750 प्रश्न चर्चा कर चुके होंगे। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने सहपाठी मित्रों के साथ में। इससे पहले कि हम आज की अपनी चर्चा को शुरू करें, आप सबको बता दें, आप सबको इस विषय में अवगत करा दें। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वो कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। कहा जा रहा स्वर, स्वर किसका भेद है? तो स्वर किसका भेद है जब आपसे ये पूछा जाएगा तो इसका उत्तर आप बड़े इत्मीनान से करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बहुत इत्मीनान से हम लोग करेंगे। हमसे पूछा जाएगा आखिर स्वर किसका भेद है। तो एक विकल्प में कह रहा संधि का है, एक कह रहा समास का, एक कह रहा वर्ण का, एक कह रहा लिंग का। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, जब संधि के विषय में कहा जाए तो आप जानते हैं कि संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब होता है जोड़ या फिर जिसको हम कहते हैं मेल। लेकिन जोड़ या मेल किसका होता है? तो हम लगातार आपको बताते हैं कि संधि के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, संधि के अंतर्गत दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है। ये आप लोग ए उत्तर क्यों कर रहे हैं भाई? ये तो उम्मीद नहीं थी आप लोगों से कि पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है संधि करेंगे। गजब हो भाई आप लोग। संधि क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है? दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है। और जब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिए, कोई विकार या फिर परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह आपका क्या कहलाता है? वह आपका संधि कहलाता है। ठीक है, पहली बात यह है। दूसरी बात, समास के विषय में कह रहे हैं तो आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक पदों को मिला करके, दो या दो से अधिक पदों को मिला करके अगर कोई नया पद बनाया जाए तो वह आपका क्या कहलाता है? वह आपका कहलाता है समास कहलाता है। अगर दो या दो से अधिक पदों को जोड़ करके एक कोई नया पद बनाया जाए तो वह आपका क्या कहलाता है? वह आपका समास कहलाता है। ऐसे में अगला आपका है वर्ण है। और आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक वर्ण आपका होता है, कहलाता है, हिंदी वर्णमाला में स्वर वे होते हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण होता है, जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण होता है वे ध्वनियां आपकी क्या कहलाती हैं? वे ध्वनियां आपके स्वर कहलाती हैं। और जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो पाता है वह आपकी क्या कहलाती हैं? वह आपके व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है ना? जिनका जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है तो फिर कैसे इनका उच्चारण होता है? आप जानते हैं कि इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है वह आपका क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। आप जानते हैं कि स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है? 11 है। और आप जानते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। लिंग क्या होता है? तो लिंग का मतलब होता है निशान या चिन्ह होता है। कोई ऐसा शब्द का वह रूप जिससे विषय वस्तु के नर या मादा होने का बोध होता है वह आपका लिंग कहलाता है। ठीक है ना? ये आप जानते हैं कि शब्द का वह रूप जिसे विषय वस्तु के नर या मादा होने का बोध होता है वह आपका लिंग कहलाता है। तो 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको सी विकल्प होना है। स्वर क्या है? स्वर आपका एक प्रकार का, स्वर आपका क्या है? तो स्वर आपका एक प्रकार का वर्ण है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न आए इसके पहले, चलिए, दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि काक पद का प्रयोग कब होता है? काक पद जो है इसका उपयोग कब किया जाता है? तो आप जानते हैं कि विराम चिन्हों की बात की जाती है। विराम चिन्ह अलग अलग प्रकार के हैं, उसी में से एक विराम चिन्ह होता है जिसको हम
काक पद कहते हैं। आप जानते हैं काक पद को ही हंस पद कहा जाता है। क्या कहते हैं? काक पद का जो अन्य नाम है वो आपका हंस पद होता है, या फिर इसको हम त्रुटिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हंस पद या त्रुटिका भी आपका, हंस पद या त्रुटिका जो है यह आपके काक पद का ही नाम है। इसको आप ध्यान रखिएगा, चाहे हम लोग काक पद कह लें या हंस पद कह लें या फिर त्रुटिका कह लें, ये सभी एक ही संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। और जब आपसे ये पूछे काक पद का उपयोग कब होता है, तो ध्यान दीजिए, एक वाक्य के बीच विराम लेने पर, बार बार एक ही बात के लिए, शोक प्रकट करने के लिए, छूटे हुए अंश के लिए। तो काक पद या हंस पद जो होता है या त्रुटिका जो होता है ना, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं कब? कि छूटे हुए अंश के लिए करते हैं। यानी कि आप काक पद हंस पद का यहां उल्लेख कर सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। क्या होगा? प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं ना? क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा वो आपका डी विकल्प होगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, और क्या कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आप शेयर कर लीजिए सभी लोग, और उपस्थिति को अपने बढ़ाएं। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, काक पद या आपका जो हंस पद होता, चिन्ह कैसे बनाते हैं आप जानते हैं, ऐसे होता और ऊपर हम ऐसे कर देते हैं। तो ये हमारा काक पद या हंस पद का चिन्ह होता है, जो ये बताता है कि जो छूटा हुआ हिस्सा है उसको ये क्या करता है? प्रकट करता है। बात करेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे, 3 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव मात्र को गीता के महात्म्य, ऐसे कहिए इसको, कि मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। भाई जो लिखा गया वही पढ़ेंगे, हम शुद्ध करके क्यों पढ़ने जाए, है ना? हम जो है शुद्ध करके क्यों पढ़ने जाए, जो लिखा गया वही पढ़ेंगे। तो पहले मुझे लगा कि हम इसको सही कर लेते, लेकिन बाद में पता चला कि वर्तनी ही पूछ रहा है। तो जब वर्तनी ही पूछ रहा है तो गलत लिखा है तो गलत ही पढ़ना पड़ेगा, हम सही तो कर नहीं सकते। क्योंकि सही करने पर तो आपको नीचे दिया गया विकल्प, तो लिखा गया मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करना है। इसीलिए हमने अशुद्ध को ही पहले हमने शुद्ध पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि वो अशुद्ध ही लिखा गया है और शुद्ध पूछा गया है। तो लिखा गया महात्म्य लिखा गया है और आपसे पूछा गया इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो देखो, एक कह रहा है कि महात्म्य, महात्म्य या महात्म्य या फिर महात्म्य। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, आप कहेंगे सब 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा, महात्म्य हो। आधा त और आधा म याद रखिएगा। क्या? आधा त और आधा म को याद रखना है। जैसे हमने आज ही आप सबको बताया कि जब भी आपको उज्जवल लिखना हो तो 2 बार आधा जा लिखिएगा। क्या कीजिएगा? 2 बार आधा जा लिखिएगा, तब आपका उज्जवल सही बनेगा। अगर आपने एक भी बार पूरा जा कर दिया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि जब महात्म्य की बात करेंगे तो आधा त और आधा म दोनों आधा आधा ही रहेगा, कोई भी इसमें से पूरा नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर 3 नंबर के लिए क्या हो जाएगा? 3 नंबर के लिए सही उत्तर सी विकल्प हो जाएगा। फिर देखो 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। कह रहा है संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए कह रहा सम प्लस ग्रह प्लस आलय, सतग्रह आलय, सतग्रह आलय, फिर सम ग्रह आलय। बताइए, तो आपको बताना है कि सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपको यहां क्या बताना है? आपको यहां पर सही संधि विच्छेद बताना है, संग्रहालय। बताइए। तो देखिए, 2 विकल्प तो आपके पहले ही बाहर हो जाएंगे, ये दोनों बाहर हैं। अब कुछ लोगों को कहना सर ए विकल्प होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ पे आपका डी विकल्प होगा। दरअसल क्या है, ये जो शब्द दिया गया संग्रहालय ना, इसमें जो सही शब्द दिया गया संग्रहालय, इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पे क्या है, सर इसमें जो है आपका दीर्घ स्वर संधि है। क्या है इसमें? आपका दीर्घ स्वर संधि है। क्या है इसमें? आपका दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है,
क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर संधि है इसलिए हम कहेंगे इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा समग्रह और आलय। क्या हो जाएगा, समग्रह और आलय आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, और सही उत्तर आपका क्या बनेगा, सही उत्तर आपका यहां पर बनेगा डी विकल्प बनेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सम प्लस ग्रह देखो अलग मसला है, सम प्लस ग्रह जो है आपका अलग जुड़ेगा और इसके बाद फिर आपका आलय इसमें अलग प्रकार से जुड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ये संग्रह प्लस आलय होना चाहिए, प्रॉपर ये बनेगा आपका संग्रह प्लस आलय बनेगा, तो यहां पे आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। अगर ये स्थिति उत्पन्न होगी तो आपका दीर्घ स्वर संधि, तब यहां पे क्या बनेगा, तब आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। क्या होगा यहां पर, तब आपका दीर्घ स्वर संधि होगा। वैसे आपका ये समग्रह बनेगा। हमने आपको कहा है, ध्यान रखिएगा, हमने आपको कहा कि मां के बाद अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है, ध्यान रखिएगा, मां के बाद अगर कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो मां जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। मां क्या हो जाता है, मां आपका अनुस्वार में बदल जाता है। तो पहले वाले हिस्से में आपको व्यंजन संधि देखने को मिलेगा और पीछे वाले हिस्से में जो आप जब दोनों को जोड़ेंगे, सम और ग्रह को जब आप देखेंगे तो इसमें आपका व्यंजन संधि यहां पर है और फिर संग्रह होने के बाद अगर आले से जोड़ेंगे तो आपको दीर्घ स्वर संधि देखने को मिलेगा। आज ही आपको नियम हमने पढ़ाया है कि मां के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन आएगा तो मां का जो पंचमाक्षर है वो अनुस्वार में बदल जाएगा, ऐसे ही आपको बताया गया है। तो सही विकल्प हम लोग सम प्लस ग्रह प्लस आलय कर लेंगे प्रश्न संख्या 4 के लिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 4 के बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे। कह रहे परमानंद में क्या बताना है, परमानंद में आपको समास बताना है। ठीक है, हाँ भाई कह तो रहे हैं, कह तो रहे भाई सम और ग्रह में व्यंजन है और अगर संग्रह बन जाएगा, संग्रह के बाद अगर हम आलय को जोड़ेंगे तो दीर्घ बन जाएगा। ठीक है ना, दोनों का मेल हुआ है बिल्कुल। चलिए, परमानंद में समास पूछा गया है तो द्वंद्व समास में आप जानते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है ना, दोनों पद क्या होता है आप जानते हैं कि आपका जो द्वंद्व समास होता है इसमें आपका दोनों पद क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। ये आपको कई बार बताया गया है कि इसमें आपका दोनों पद प्रधान होगा। फिर देखो हमने कहा कर्मधारय में, तो कर्मधारय में आप जानते हैं कि एक विशेषण होता है और दूसरा क्या होता है, विशेष होता है। विशेषण विशेष से संबंध पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अव्ययी भाव में आप जानते हैं कि पहला पद क्या होता है, पहला पद आपका अव्यय होता है, अव्यय यानी कि उपसर्ग होता है। पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है और पद की प्रधानता के आधार पर अव्ययी भाव समास का पहला पद ही प्रधान होता है। पद की प्रधानता के आधार पर अव्ययी भाव समास का पहला पद ही प्रधान होता है, आप यह भी जानते हैं। बहुव्रीहि समास में आप जानते हैं कि यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है आपका, अन्य पद प्रधान होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कह रहे परमानंद, परम है आनंद जो, कह रहे परम है आनंद जो। अब अगर हम ऐसे इसका विग्रह कर लें परमानंद का कि परम है आनंद जो, क्या है, परम है आनंद जो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको कोई विशेष अर्थ तो मिलेगा नहीं। अगर ऐसा विग्रह करने के बाद आपको कोई विशेष आनंद अर्थ मिल जाता तब तो बहुव्रीहि समास बनता, क्योंकि आपको कोई विशेष अर्थ तो मिल नहीं रहा है, लेकिन हमने विग्रह किया तो मिला हमें कि परम है आनंद जो। अब कौन सा आनंद है जो परम है, इसकी कोई निश्चितता नहीं है, इस कारण से क्या रह जाएगा, ये आपका कर्मधारय समास रह जाएगा। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या करना है हम लोगों को, 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमें आपको बी विकल्प करना है। क्या करना है, बी विकल्प करना है। अब ऐसे विग्रह करने के बाद अगर हमको कोई नया अर्थ मिल जाता, किसी तीसरे पद के विषय में जानकारी मिल जाती, तो हम कह देते कि सर यहाँ पे बहुव्रीहि होगा, लेकिन कोई तीसरे पद की जानकारी तो मिल नहीं रही है, तो हम कहाँ पे छोड़ देंगे इसको, कर्मधारय पे छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। चलिए, कह रहे हैं फूल का तत्सम पूछा गया आपसे, फूल का तत्सम आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया, फूल का तत्सम पूछा गया है। तो हमने आपको बताया है कई बार चर्चा में कि जब भी तत्सम आपसे पूछा जाए तो तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत के शब्दों का सीधे हिंदी में प्रयोग। क्या, संस्कृत के शब्दों का सीधे हिंदी में प्रयोग, मतलब ये कि जहां से शब्दों की उत्पत्ति हुई है उस उत्पत्ति वाले शब्द का ही सीधे सीधे प्रयोग कर लिया जाए। कौन से टाइम चेंज करने की बात करें बेटा, पेड बैच में चेंज हो जाएगी टाइम, क्लास नहीं होगी। हमने आज सुबह ही आप सबको आश्वस्त किया था, इसके बाद दोबारा नहीं होगा। आज पहली बार ही ऐसा हुआ है कि करंट अफेयर के साथ हमारे अफेयर हो गए हैं, यानी कि टाइमिंग टकरा गई है, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा, निश्चिंत रहें आप सब लोग। ठीक है ना, आज हो गया, कल ऐसा नहीं होगा, निश्चिंत रहिए आप। चलिए,
तो कह रहे फूल का तत्सम पूछा गया है, तो फूल का तत्सम हम सब जानते हैं क्या होता है, पुष्प होता है। क्या होता है, पुष्प होता है। बाकी जो दिया गया ये सब उसके पर्यायवाची हैं, बाकी सब क्या है, उसके पर्यायवाची हैं, सभी उसके पर्यायवाची हैं। बस ये है कि पुष्प जो है क्या है, तत्सम दिया गया है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी विकल्प होगा। क्या होगा, 6 का राइट आंसर आपका बी विकल्प होगा। क्लियर है सभी को? चलें अगले प्रश्न की बात किया जाए। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है। हाँ 7 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है उससे आपसे कह रहा है कि अवर का विलोम बताना है। तो आप जानते हैं कि विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। विलोम का मतलब उल्टा, यानी कि ऐसा कोई शब्द जो क्या करता है, ऐसा कोई शब्द जो हमें विपरीत अर्थ देता है। क्या करता है, विपरीत अर्थ देता है। जैसे हमने कहा लड़का, तो लड़का का विपरीत क्या हो जाएगा, लड़का का विपरीत आपका लड़की, दिन का विपरीत रात हो जाएगा, सुबह का शाम हो जाएगा, भोजन का पानी हो जाएगा। ऐसे इसी को हम विलोम या विपरीत अर्थ वाले कहते हैं। अब पूछा गया है आपसे किसका विलोम पूछा गया है, तो देखो पूछा गया अवर का विलोम। तो देखो लघु का क्या होता है, लघु का होता है दीर्घ। लघु का क्या होता है, लघु का विलोम पूछेगा तो आप बताइएगा दीर्घ। लेकिन हम इसके अवर के विलोम के विषय में जाने उसके पहले हमें आपको जानना पड़ेगा कि अवर का मतलब क्या होता है। तो देखो अवर का मतलब होता है, अवर का मतलब होता है आपका, अवर का मतलब होता है जो छोटा हो। अवर का मतलब क्या है, जो छोटा हो, जो छोटा हो, जिसके पास अनुभव कम हो। जो आपका क्या होगा, जो छोटा होगा वो अवर कहलाएगा। जो क्या होगा, जो छोटा होगा पद में वो कहलाएगा अवर। तो अवर का विलोम क्या हो जाएगा, अवर का विलोम आपका प्रवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवर का विलोम आपका प्रवर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो अवर का विलोम क्या हो जाएगा, अवर का विलोम प्रवर हो जाएगा। कनिष्ठ का क्या हो जाएगा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कनिष्ठ का क्या हो जाएगा, कनिष्ठ का आपका ज्येष्ठ हो जाएगा। लघु का आपका दीर्घ हो जाएगा। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर आपका बी विकल्प। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है भैया 8 नंबर का प्रश्न है। 8 नंबर कह रहे निम्न में कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है। कह रहे कौमुदी का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, जरा बताओ इसमें से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है। सभी लोग उत्तर करेंगे, पर्यायवाची बताना है, और वो भी किसका, कौमुदी का पर्यायवाची बताना है। क्या करना है आपने, कौमुदी का पर्यायवाची बताना है। और जो विकल्प आपको दिया गया है वो चांदनी है, चंद्रहास है, ज्योति है, या रोशनी है, बताइए। तो चांदनी की माफ कीजिए, कौमुदी का जब पर्यायवाची हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, हम कौमुदी का पर्यायवाची बताएंगे चांदनी। क्या बताएंगे, चांदनी बताएंगे, चंद्रप्रिया बताएंगे, है ना, चंद्रप्रिया बताएंगे, चांदनी बताएंगे, चंद्रप्रभा बताएंगे। ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है, ये सब चंद्रप्रभा हो जाए, चंद्रप्रभा। देखो कौमुदी चांदनी, चांद से निकलने वाला जो प्रकाश होता है ना, चांद से निकलने वाला जो प्रकाश होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कौमुदी या चांदनी कहते हैं। अब यहां समझ, जैसे ज्योति का मतलब भी प्रकाश होता है, ज्योति का मतलब भी प्रकाश होता है। और रोशनी लिखा गया, रोशनी गलत लिखा गया, रोशनी होना चाहिए था। वैसे ही आपका रोशनी होना चाहिए था। अगर रोशनी लिखा जाता तो इसका मतलब प्रकाश होता है। लेकिन चांदनी या कौमुदी जो कह रहे हैं ना, चांदनी या कौमुदी का मतलब ये होता है, चांदनी या कौमुदी का मतलब चांद का प्रकाश जो होता है ना, जो चांद का प्रकाश होता है उसको हम क्या कहते हैं, चांद के प्रकाश को हम चांदनी कहते हैं, चंद्रप्रभा कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रप्रभा कहते हैं। क्लियर है ना? बी नहीं होगा, चंद्रहास नहीं होगा। ठीक है, सही उत्तर आपका क्या होगा, ए विकल्प होगा। चांद की जो रोशनी होती है ना, चांद की रोशनी को हम क्या कहते हैं, हम इसको कौमुदी कहते हैं। चलिए एक बार सब लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को, वीडियो को आप लोग शेयर करें। आप सबको बता दें बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की बात की जाएगी। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की जब बात की जाएगी तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा पीआरटी 1 to 5 का बैच उपलब्ध है। पीआरटी 1 to 5 का बैच उपलब्ध है केवल और केवल 999 रुपए में। इसके साथ साथ आपको 2 एडिशनल कोर्सेज दिए जा रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट के 5000 प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस आपको कराया जाएगा। इसके साथ साथ एनसीईआरटी 6 to 12 के स्टैंडर्ड के आपको जो है बेहतर डिजाइनिंग नोट्स भी, आपको डिजाइन किया हुआ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, और 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 9 आपसे कह रहा है कि पार्थिव
पार्थिव का आपको अर्थ बताना है। क्या करना है? आपको पार्थिव का अर्थ बताना है। एक जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो पार्थिव का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़ते, एक टॉपिक पढ़ते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, हम क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं। तो जब वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात की जाती है तो ऐसे में ध्यान रखिएगा। और यहां पर आपको बताना है कि पार्थिव क्या होता है। तो पार्थिव का मतलब होता है कि जिसका संबंध किससे हो? जिसका संबंध पृथ्वी से है वह आपका क्या कहलाएगा? वह आपका पार्थिव कहलाएगा। कौन पार्थिव कहलाएगा? जिसका संबंध पृथ्वी से होगा। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न संख्या 9 जो है, प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। जिसका संबंध पृथ्वी से है वह आपका पार्थिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पार्थिव कहलाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की और 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। हमने ये प्रश्न कई बार आप सबको कराया है, आप सब इसके विषय में जानते हैं। इस प्रश्न को हमने कई बार कराया है। और द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है, यह आपको बताता है। यानी कि यह बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो द्विज का अनेकार्थी नहीं है। अब द्विज के विषय में बात किया जाए तो आप ध्यान दीजिए, द्विज एक ऐसा शब्द है जिसके कई सारे अर्थ निकलते हैं। द्विज एक ऐसा शब्द है जिसके कई सारे अर्थ निकलते हैं। आज सुबह आपको अलंकार पढ़ा रहे थे, अलंकार पढ़ाते हुए मैंने आपको श्लेष अलंकार बताया था। क्या बताया था? हमने आपको श्लेष अलंकार बताया था। और हमने कहा था कि श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द के अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग अर्थ निकलते हैं। पढ़ा था हम लोगों ने कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था भाई आपने कि सर एक ही शब्द के शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाता है लेकिन उसका अर्थ कई बार निकलता है। कई बार निकलता है ना? हाँ, बताया गया था आपको कि सुबरन को खोजत फिरत कवत धवत चिंता कर चितवत चारियों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। बताया गया था आपको कि सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुबरन के 3 अर्थ हमने आपको बताए थे। क्या बताया था? याद है कि नहीं याद है? हमने सुबह आपको बताया था कि सुबरन को खोजत फिरत कौन कौन? कवि खोजता फिर रहा सुबरन को, कवि है और कौन है? और आपका व्यभिचारी है और कौन है? आपका चोर है। तो हमने कहा था कि भाई सभी के लिए क्या है? सभी के लिए अर्थ इसका अलग अलग होगा। याद होगा आपको कि सुबरन कवि के लिए सुंदर शब्द है। सुंदर क्या है? सुंदर शब्द है कवि के लिए। सुबरन का मतलब क्या है? सुंदर शब्दों से है। और अगर हम बात करें किसके विषय में? अगर हम बात करें व्यभिचारी के विषय में तो इसके लिए सुंदर स्त्री है, ऐसी स्त्री जो कि रंग रूप में क्या हो? अच्छी हो। तो व्यभिचारी के लिए ये है। चोर के लिए आपको बताएगा कि स्वर्ण का मतलब क्या है? स्वर्ण का मतलब सोना। ठीक है, तो चोर के लिए ये है। तो भैया सुबरन जैसे इसके 3 अर्थ निकलते हैं ना, वैसे यहाँ पर द्विज जो है ना, द्विज कई सारे अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कई सारे अर्थों का मतलब है कि एक तो ब्राह्मण के लिए द्विज का प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मण के लिए किसका प्रयोग किया? द्विज का। आप सोचेंगे सब द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। ध्यान दीजिए, द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। क्या? 2 बार जन्म लेने वाले को हम क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ब्राह्मण का 2 बार जन्म कैसे होता है? तो ब्राह्मण का 2 बार जन्म ऐसे होता है, कहते जन्मते जायते शूद्रः संस्कारेति द्विज उच्यते। ठीक है ना? संस्कार से व्यक्ति द्विज कहलाता है। एक बार माँ के उदर से उसका जन्म होता है, पेट से जन्म होता है, और दूसरी बार उसका जन्म होता है जब उसके संस्कार होते हैं। दूसरा आपका पक्षी। तो हमने कहा कि पक्षी को भी द्विज कहा जाता है क्योंकि एक बार वो अंडे के रूप में संसार में आता है और फिर अंडे से निकलकर बच्चे के रूप में आता है। ठीक है, दांत के विषय में बात की तो हमने कहा दांत को भी द्विज कहा जाता है। दांत को भी द्विज कहा जाता है। कैसे? एक बार आपके अस्थायी दांत निकलते हैं, फिर एक बार आपके स्थायी दांत निकलते हैं। और ध्यान रखिएगा एक और है जिसको द्विज कहा जाता है। जब 3 तो यहां दिया गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर डी विकल्प हो जाएगा। 10 नंबर का सही उत्तर डी विकल्प है। विदेह को द्विज नहीं कहा जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि एक और है जिसको द्विज कहा जाता है। मैंने बता दिया आपको, ब्राह्मण बता दिया, मैंने आपको पक्षी बता दिया, मैंने आपको दांत बता दिया। एक और मैंने आप सबको बताया था जिसके लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया था। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ब्राह्मण पक्षी दांत के अलावा द्विज किसको कहा जाता है? मैं आपको पहले प्रश्नों में इस बात बता चुका हूं। तो जरा कमेंट कीजिए कि भाई चौथा कौन है जिसको द्विज कहा जाता है? इन तीनों के अलावा चौथा कौन है जिसको द्विज कहा जाता है? प्रश्नों के माध्यम से पहले मैं आप सबको बता चुका हूं। जरा कमेंट कीजिए, जरा बताइए मुझे कि ब्राह्मण, पक्षी और दांत के अलावा द्विज किसको कहा जाता है?
तो भैया द्विज और कहा जाता है चांद को, चंद्रमा को कहा जाता है ना, चांद को भी क्या कहा जाता है, चांद को भी द्विज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो चंद्रमा होता है वो भी आपका द्विज ही कहलाता है। बहरहाल इस प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प है। आइए अगले प्रश्न की बात करेंगे। थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है क्योंकि जब हम सेटअप ऑन कर रहे थे तो एक बार हमारा सिस्टम बंद हो गया था, इसके चलते समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे इस फाइल को दोबारा से इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये ठीक से इंपोर्ट हुई नहीं थी। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और देखिए एक बार फिर से हमें वो सारे प्रश्न हमने लगा लिए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, बस अगला प्रश्न आने ही वाला है ना। अगला प्रश्न हमारा, आइए अगला प्रश्न आ गया, 11 नंबर का प्रश्न आ गया। कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द कौन सा है। कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द क्या होगा। सखा का समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है, सखा का समानार्थी आपसे पूछा गया है। तो एक कह रहा मित्र है, एक कह रहा सूखा है, एक सुखी है, एक सखी है। तो भैया सखा का जो स्त्रीलिंग होगा वो सखी हो जाएगा। बेटा वंदना विश्वकर्मा, आप अपनी नॉलेज में एक और ऐड कर लेना, ठीक है, अपनी नॉलेज में एक और ऐड कर लेना। द्विज को 4 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, ब्राह्मण के अर्थ में, पक्षी के अर्थ में, दांत के अर्थ में और चंद्रमा के अर्थ में। 3 आप बता रहे हैं, एक और ऐड कर लो, थोड़ा ज्ञान का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आइए तो दिए गए विकल्पों में सखा का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो पहले तो जानो सखा का जो आपका स्त्रीलिंग होता है ये क्या होता है, सखी होता है। क्या होता है, सखी होता है, ये सखा का स्त्रीलिंग है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि सखा का समानार्थी, तो सखा का क्या होता है, मित्र होता है। क्योंकि श्री कृष्ण के सखा कौन थे, तो श्री कृष्ण के सखा जो है वो आपके कौन थे, वो सुदामा जी थे, है ना। तो सखा का मतलब क्या होता है, सखा का मतलब मित्र होता है, ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। मित्र जो है, मित्र होती नहीं, मित्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। मित्र क्या है, मित्र आपका पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। अब अगर आपको इसका स्त्रीलिंग बनाना होगा तो आपको महिला मित्र कहना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मित्र क्या है, मित्र आपका पुल्लिंग शब्द है, मित्र क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और अगर आपको इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो आपको महिला मित्र कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, तब इसके आगे आपको महिला शब्द लगाना पड़ेगा, महिला मित्र आपका बने, ठीक है। वैसे सखा पुल्लिंग है और सखी इसका स्त्रीलिंग है, लेकिन मित्र पुल्लिंग शब्द है और महिला मित्र क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे ही हमने पिछली क्लास में एक गलती कर दी थी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जब हम उस दिन आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जोड़े के विषय में बता रहे तो हमने कहा था कि गधा का स्त्रीलिंग जो है वो गधी नहीं होगा, मैंने ऐसा कह दिया था क्योंकि तब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि गधा का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसके आगे मादा लगाते हैं, पर मैं गलत था। गधा का स्त्रीलिंग आप सभी सही भी थे। गधा का स्त्रीलिंग क्या होता है, गधा का स्त्रीलिंग गधी होता है। कल मतलब बीते वाले सेशन में ये त्रुटि हमसे हो गई थी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप लोग भी सही कर लीजिएगा, अगर आपने कॉपी में नोट कर लिया है तो गधा का स्त्रीलिंग गधी होता है। और जो कांत दिया गया था, कांत का कांति दिया गया था, तो कांत का कांति नहीं होता, कांत का कांता होता है। क्या होता है, कांत का जो स्त्रीलिंग होता है वो कांता होता है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, हम करेक्शन कर लेंगे। गधा का स्त्रीलिंग गधी होता है और कांत का कांति नहीं होता है, कांत का होता है कांता होता है, ठीक है ना। कांत का क्या होता है, कांता होता है, क्लियर है। तो ये त्रुटि हमसे पिछले वाले सेशन में हो गई थी, बाद में हमको महसूस हुआ और अभी स्त्रीलिंग बताते हुए याद आ गया। तो भाई मैं जिस सार्वजनिक मंच से मैंने त्रुटि की थी वहीं से मैं अपनी उस एरर को भी एक्सेप्ट कर लेता हूं। मुझे कोई संकोच नहीं है इस बात से कि त्रुटि हो गई थी और त्रुटि होना मानव स्वभाव में है, इसलिए मैं उसको साहब स्वीकार करता हूं। और अगर आप लोगों ने पढ़ लिया था तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न 10 नंबर तो हम लोगों ने कर लिया है, फिर 10 नंबर कैसे आ गया भाई। चलो अगला प्रश्न है, 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। क्या करना है, सही अर्थभेद आपको बताना है कि टुक और टूक दिया गया, क्या दिया गया,
टुक दिया गया है और टूक दिया गया है, और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको इसको सही अर्थ में बताना है कि भाई टुक का अर्थ क्या होता है, टुक का अर्थ क्या होता है और टूक का अर्थ क्या होता है। तो एक कह रहा है कि थोड़ा होता है और टुकड़ा होता है, थोड़ा होता है कम होता है और थोड़ा होता है अधिक होता है, टुकड़ा होता है टूक होता है। बताना है आपको, 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है। तो जब सही उत्तर की ओर हम जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, टुक का मतलब क्या होता है, टुक का मतलब थोड़ा होता है और टूक का मतलब क्या होता है, टुकड़ा होता है। टुक का मतलब थोड़ा होता है और टूक का मतलब टुकड़ा होता है। ऐसे में प्रश्न क्या, 12 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 12 का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाएगा। 12 का सही उत्तर आपका ए विकल्प होगा। टुक का मतलब थोड़ा होगा, टुक का मतलब थोड़ा होगा, और टूक का मतलब क्या होगा, टूक का मतलब आपका टुकड़ा होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न होगा। कह रहा है कि अंगद शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। क्या पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है अंगद शब्द का समभिन्नार्थक पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 13 में। तो अंगद से हम लोग परिचित हैं, लेकिन यहां ध्यान रखिए अंगद शब्द का जो अर्थ यहां पे हमें आपको चुनना है, वो अंगद शब्द का बाली का पुत्र, ठीक है। बाली के पुत्र का नाम क्या था, अंगद था। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का सही उत्तर आपका बी विकल्प यहां पर हो जाएगा। 13 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं भाई, द्विज में आज तक हमने हाथी तो कहीं नहीं पढ़ा, है ना। द्विज में हाथी तो हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, 14 नंबर का प्रश्न होगा, और 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है, तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या है। एक मुहावरा दिया गया है, मुहावरे में लिखा गया है तीन लोक से मथुरा न्यारी, और पूछा जा रहा है इसका अर्थ क्या होगा। एक कह रहा तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला, मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर, मथुरा का होना। तो बताएंगे 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा, तीन लोक से मथुरा न्यारी का मतलब है, तीन लोक से मथुरा न्यारी का मतलब है ना। कोई कह रहा है हाथी के दांत, भैया हाथी के दांत दो होते हैं, वो एक मुहावरा है कि मतलब दिखाने के और खाने के, और वो एक मुहावरा है। यहां द्विज का मतलब जिसका जन्म ही दो बार हो, हम उसके संदर्भ में केवल द्विज का प्रयोग करते हैं। जबरदस्ती नहीं कर दीजिए कि हर जगह आप द्विज को अप्लीकेबल कर देंगे ना, ऐसे नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो देखो तीन लोग से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ जो चीज क्या है, जो सबसे निराला है। भाई तीनों लोग आकाश पाताल और पृथ्वी, आकाश पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों में अगर सबसे सुंदर सबसे निराली कोई चीज है तो एक मथुरा न्यारी है। इसका मतलब कि वो अद्भुत है, अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो हम उसका अर्थ निकालेंगे कि जो सबसे निराला होगा। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। अच्छा बताओ किस कवि का उपनाम निराला था, जरा मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग, मैं देखूं तो जरा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि किस कवि का उपनाम जो है, किस कवि का उपनाम निराला था। बताइए किस कवि का उपनाम जो है निराला था, ये मुझे बताना है आप लोगों को। हाँ, तो निराला आप जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का नाम क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का नाम क्या था। उनका जो उपनाम था, त्रिपाठी जी का जो उपनाम था वो आपका निराला था। उनकी उपाधि क्या थी, उनकी उपाधि थी निराला। कोई कह रहा है जयशंकर प्रसाद निराला, जयशंकर प्रसाद निराला नहीं थे बाबू, सूर्यकांत त्रिपाठी जी थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है 15 नंबर। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से क्या है। तो चाहे प्रयागराज की बात कर लें या फिर हम बात कर लें पटना की बात कर लें, किसकी बात कर लें, पटना की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें दरभंगा की बात कर लें, किसकी बात कर लें, दरभंगा की बात कर लें, या फिर हम किसकी बात कर लें, और भी कोई बहुत सारी, जैसे हम मोतिहारी की बात कर लें, है ना। आप किसी भी स्थान की बात कर लें, ध्यान रखिए जब भी स्थान के विषय में पूछा, किसके विषय में, जब भी स्थान के विषय में पूछा जाएगा, स्थान के विषय में पूछा जाएगा, तो आप सब जानते हैं कि स्थान हमेशा क्या होगा, स्थान हमेशा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में हमेशा आपका स्थान आ जाएगा। द्रव्यवाचक में आप जानते हैं दूध हो जाए, दूध हो जाए, दही हो जाए, घी हो जाए, ठीक है ना। ये सब क्या है, दूध दही घी। सोना हो जाए, सोना बाबू वाला सोना नहीं, सोना गोल्ड वाला सोना, सोना हो जाए, चांदी हो जाए, ये सब क्या द्रव्यवाचक में है। जातिवाचक में कह दिया जाए, अध्यापक कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, अध्यापक कह दिया जाए, विद्यार्थी कह दिया जाए,
या फिर कह दिया जाए गायक कह दिया जाए, ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक है। भाववाचक में कह दिया बुढ़ापा कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, बुढ़ापा कह दिया जाए, जवानी कह दिया जाए, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का सही उत्तर ए विकल्प आपका हो जाएगा। 15 का सही उत्तर आपका ए विकल्प हो जाए। एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर लें और लाइव वॉचिंग 500 प्लस पहुंचाएं आप सब लोग फटाफट। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जरा बताओ किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो जब तक आप उत्तर बताते मैं आपको बता दूं कि सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा का प्रतिनिधि। सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा का प्रतिनिधि। अच्छा एक चीज तो आप लोग भी मानते हैं, एक चीज तो आप लोग भी मानते हैं कि हर दिन हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न जब आपके सामने आता है, हर दिन हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न आता है, तो पूरा का पूरा आपका हिंदी रिवाइज हो जाता है, नहीं हो जाता है। जैसे हमने अभी सर्वनाम की बात की, तो जब भी सर्वनाम का उल्लेख आता है मैं आपको तुरंत बताता हूं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं और इसको हम संज्ञा का प्रतिनिधि कहते हैं। और रोज तो आपको बताते हैं ना, रोज तो आपको बताते हैं, और रोज आपको बताते हैं भाई संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होगा वो क्या कहलाएगा, वो सर्वनाम कहलाएगा। और सर्वनाम जो होता है संज्ञा का प्रतिनिधि होता है। तो ऐसे पूरा का पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाता है कि नहीं हो जाता, हो जाता है ना। तो देखो कह रहे निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो देखो मैं का प्रयोग किया गया, मैं क्या है, मैं आपका सर्वनाम है, मैं क्या है, सर्वनाम है। अच्छा जरा एक बात बताओ कि अगर मैं सर्वनाम है तो मैं कैसा सर्वनाम है, जरा बताओ कि मैं जो है वो कैसा सर्वनाम है। सर्वनाम में भी मैं किस प्रकार का सर्वनाम है, जरा ये बताओ मुखिया जी, बताओ जरा मुखिया जी, मैं कैसा सर्वनाम है, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, आप उत्तर करके बता दीजिएगा कि मैं जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। एक बार जरा मुझे कमेंट कर दीजिए आप सब लोग, बताइए। अगला कह रहा है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में प्रयोग होती है, क्रियार्थक संज्ञा जो होती है हमेशा किस रूप में प्रयोग होती है। अच्छा मैं जो है आपका निजवाचक है, मुखिया जी मैं जो है आपका निजवाचक होगा। कह रहे कि क्रियार्थक, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, तो याद रखिए क्रियार्थक संज्ञा जो होती है सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। कैसे रहती है, सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। ऐसे में 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। पानी शब्द का वचन क्या होगा, बताओ जरा, पानी शब्द का वचन क्या होगा, पानी शब्द का वचन क्या होगा यह आपको बताना है। देखो एक विकल्प दिया गया है, एक विकल्प आपको दिया गया, एक वचन है, कह रहे सदा बहुवचन है, बहुवचन है, सदा एक वचन है। तो पानी शब्द का वचन आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा जितनी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है ना, द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती है। किसमें प्रयोग की जाती हैं, एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। तो पानी का वचन अगर आपको बताना हो, अरे कौन कह रहा है सदा बहुवचन, द्रव्यवाचक संज्ञाओं को हम एक वचन में प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाओं को एक वचन में प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में यह आपका सही उत्तर एक वचन बनेगा। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए विकल्प होगा। ध्यान रखना भैया द्रव्यवाचक संज्ञाओं को हम एक वचन में प्रयोग करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न होगा। कौन सा प्रश्न होगा, 19, अधिकरण कारक के चिन्ह बताना है। क्या बताना है आपको, अधिकरण कारक का चिन्ह बताना है। अब कारक के विषय में मैं रोज आपको बताता हूं और कारक चिन्हों के विषय में भी मैं आपको रोज बताता हूं। जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होगा। जब अधिकरण कारक के चिन्ह की बात करें तो आप देख रहे का की के जो दिया गया आपका संबंध कारक का, ये किसका है, यह आपका संबंध कारक का चिन्ह, किसका है, संबंध कारक का चिन्ह है। से जो है आप देखेंगे दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक आपका कर्ण कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक आपका अपादान में प्रयोग किया जाता है। आप कहेंगे सर जरा बताओ कि बताइए कि कैसे हम अंतर करेंगे कि से का प्रयोग कब कवर्ण में किया गया है, कब आपका अपादान में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा से कवर्ण में कब होगा, जब साधन भूत होगा। कैसा होगा, साधन भूत होगा। जैसे कहा जाए कि जब कहा जाए कि वह चप्पल से मारता है, वह चप्पल से मारता है ना, तो चप्पल को साधन के तौर पर प्रयोग किया गया है, चप्पल को साधन के तौर पर प्रयोग किया गया है। तो यहां पर जो से का प्रयोग किया गया है वह आपका कैसा होगा, वह आपका कवर्ण कारक होगा। जब साधन भूत होगा से तो कवर्ण कारक कहलाएगा, और जब अलगाव के अर्थ में होगा, जब कैसे होगा, जब अलगाव के अर्थ में होगा तब वह आपका क्या कहलाएगा, तब वह अलगाव के अर्थ में आपका अपादान कहलाएगा। को या के आप जानते हैं
संप्रदान में प्रयोग किया था। कहां पर प्रयोग करते हैं हम? संप्रदान में प्रयोग करते हैं। में या पर कहां करते हैं? अधिकरण में प्रयोग करते हैं। और प्रश्न क्या पूछा गया? आपको अधिकरण ही पूछा गया है, तो सही उत्तर भी आपका अधिकरण हो जाएगा। और आप कहेंगे सर 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा डी विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। क्लियर है सभी को? 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न होगा हमारा। अगला प्रश्न 20 नंबर होगा और 20 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कह रहा आपके फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया। बताओ जरा, वह लड़का फूल देकर चला गया। अब कह रहे कि विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है? जरा बताओ 20 नंबर प्रश्न के अंतर्गत मुझे बताओ कि 20 नंबर प्रश्न में बताओ प्रश्न संख्या 20 में सही उत्तर क्या होगा? विकल्प आपके पास है और विकल्पों के आधार पर बताइए कि प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर क्या होगा। आपको ये बताना है कि किसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है, किसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है, यह आपको बताना है। देखो जरा, तो विशेषण का जो प्रयोग किया गया वो वह लड़का फूल देकर चला गया। वह लड़का जो है फूल देकर चला गया। लड़का गया, लड़का क्या हुआ? लड़का चला गया। कैसे चला गया? फूल देकर चला गया। तो ध्यान रखिएगा 20 नंबर प्रश्न जो है ना, 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका डी विकल्प होगा कि वह लड़का जो है ना वो फूल देकर चला गया। चले जाने की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जाए? कि फूल देकर गया है। चले जाने की विशेषता क्या बताई जा रही है? चले जाने की विशेषता यह बताई जा रही है कि वो लड़का गया तो है लेकिन फूल देकर के वह चला गया है। तो ऐसे में आपका 20 का सही उत्तर डी विकल्प हो जाएगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको 21 नंबर प्रश्न के विषय में बता देते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जरा बताओ किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैं रोज आपको बताता हूं कि सकर्मक और अकर्मक को कैसे पहचानेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहचान भी ले जाएंगे। सकर्मक का मतलब है कि जहां पे कर्म उपस्थित होगा, अगर कर्म है तो सकर्मक, अगर कर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा? अकर्मक। लेकिन कैसे पहचाने कि इसमें कर्म है अथवा नहीं है? कैसे पहचाने? तो आप जानते हैं क्या और किसके, दो प्रश्न कर लेना। क्या पूछ लेना? एक शब्द पूछना क्या। जैसे कहा गया वह खाता है, क्या उत्तर मिलने की संभावना है तो सकर्मक हो जाएगा। और एक प्रश्न अगर क्या से बात ना बने तो किसके कर लीजिए। जरा पूछिए इनसे, क्या उत्तर दे पाएंगे? मैं चला गया, हमने पूछा क्या चला गया, गलत बात है। किसके चला गया, गलत बात है, उत्तर नहीं मिलेगा। वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है। जरा बताओ लड़की सिल रही है तो क्या सिल रही है? उत्तर मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा उत्तर। तो आप कहिएगा कि सर सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ तो लड़की सिल रही है। अब क्या सिल रही है? उत्तर आपको मिल जाएगा कि जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ सिल रही होगी। कुछ ना कुछ वो क्या करेगी? कुछ ना कुछ वो आपकी सिल रही होगी। ऐसे में 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी सब क्या है? बाकी सब आपका अकर्मक है। द्विकर्मक क्या होता है? तो यह भी ध्यान रखिए, जब द्विकर्मक कह दिया जाए तो द्विकर्मक का मतलब जहां पर दो दो कर्म उपस्थित हों। जिस वाक्य में कितने कर्म उपस्थित हों? दो कर्म उपस्थित हों, वह आपका क्या बन जाएगा? वह आपका द्विकर्मक बन जाएगा। आप लोग वीडियो को बहुत कम लाइक कर रहे हैं भाई, लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा 22 नंबर का प्रश्न होगा। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती 6 to 8 लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ। हमारे बैचेस उपलब्ध है हमारे ऐप द ऑफिसर्स एकेडमी पर। आपको कॉमन पेपर तो पढ़ाया ही जा रहा है, उसके साथ साथ सब्जेक्ट में भी आपको कक्षाएं उसी फी में मिल जाएंगी। अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, आपका सब्जेक्ट साइंस और मैथ है, आपका सब्जेक्ट अगर लैंग्वेज में हिंदी है या इंग्लिश है, तो इसकी कक्षाएं भी आपको मिल जाएंगी उसी शुल्क में। बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न की। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। तो हम सब जानते हैं कि सर काल का मतलब होता है समय। क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। और जब भी हमसे काल के विषय में पूछेगा व्याकरण में तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे व्याकरण में काल का मतलब होता है समय। कह रहा है काल कितने प्रकार का? तो ध्यान दीजिए, काल कुल मिलाकर तीन प्रकार का, वर्तमान, भूत और भविष्य। क्या है? वर्तमान है, भूत है और भविष्य है। अगर आपसे पूछा है भविष्य काल कितने प्रकार का, तो याद रखना है 3 प्रकार का। भूतकाल पूछा जाए तो 6 प्रकार का, वर्तमान काल पूछा जाए तो 5 प्रकार का। अब इसमें एक वाक्य दिया गया है, वाक्य दिया गया सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। सामान्य भविष्यत है, सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है। तो बात ऐसी भैया कि चिड़िया चहचहाने लगती हैं लेकिन अभी वो क्रिया संपन्न की तो कोई बात हुई नहीं है। तो क्या करेंगे? इसके लिए हम अपूर्ण वर्तमान काल बताएंगे। क्या बताएंगे?
अपूर्ण वर्तमान काल बताएंगे। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका डी विकल्प सही होगा। देखिए जरा कितने लोगों ने 22 का उत्तर डी किया है, बहुत कम लोगों ने किया है। सब कह रहे हैं सामान्य, सामान्य वर्तमान बता रहे हैं। क्यों भाई, सामान्य वर्तमान कैसे होगा, कैसे सामान्य वर्तमान हो जाएगा? वह खड़ा है, वह खड़ा है, ये सामान्य वर्तमान है। वह बैठा है, ये सामान्य वर्तमान है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर, वह आजकल दिल्ली में है। क्या कह रहे हैं, वह आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो आजकल को हमने क्या कर दिया, आजकल को हमने रेखांकित कर दिया। अब आपको यही बताना कि ये जो आजकल है ना, आजकल जो है यह आपका आजकल जो है ये क्या है, ये क्रिया विशेषण है, ये अव्यय है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो हम सब जानते हैं कि जब भी हमसे आजकल की बात किया जाए, किसकी बात किया जाएगा, आजकल की बात किया जाएगा, तो एक हिस्सा होता है जिसको हम आविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, आविकारी कहते हैं। हिंदी भाषा में हम एक ऐसे शब्दावली को पढ़ते हैं जो कि हमारे आविकारी शब्द कहलाते हैं। तो आविकारी शब्द कौन कहलाते हैं, आविकारी शब्द वे कहलाते हैं, आविकारी शब्द वे कहलाते हैं जिनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं उत्पन्न होता है। जिनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम आविकारी शब्द कहते हैं। और आविकारी कौन होता है, वो हमारा अव्यय होता है जिसके ऊपर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका आविकारी कहलाता है। ठीक है, तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो 24 नंबर का प्रश्न होगा। कौन सा प्रश्न होगा, 24 नंबर का। कह रहे पराजय में उपसर्ग बताओ जरा। क्या बताना है आपको, बताना है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग होता है। तो आप जानते हैं कि उपसर्ग वे होते हैं, उपसर्ग वे होते हैं जिनमें, उपसर्ग वे होते हैं जिनमें शब्द के आगे जो जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, शब्द के जो आगे जुड़ते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वे आपके उपसर्ग कहलाते हैं। और आप जानते हैं कि उपसर्ग के अपने अर्थ होते हैं, याद रखिएगा। उपसर्ग क्या होता है, अपना अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है, अपना अर्थ होता है, किसका, उपसर्ग का। अब पराजय में उपसर्ग बताना है तो जैसे ही आप इस शब्द को आप तोड़ने जाएंगे, अलग करने जाएंगे, कहेंगे फा, ना गुरुजी फा तो कहीं बन नहीं रहा है, पर भी नहीं बन रहा है, जय भी नहीं बना, जय भी नहीं बना, बन क्या रहा, परा बन रहा है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी विकल्प हो जाएगा कि सर पराजय शब्द में क्या है, परा उपसर्ग है। क्या है, परा उपसर्ग है। अगर प्रत्यय के विषय में आपसे पूछ ले तो फिर आप याद रखिए प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं और प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन उपसर्गों का अपना अर्थ होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है 25 नंबर, और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा, आज का यह अंतिम प्रश्न होगा, हमारे सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, आज के हमारे इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो सब लोग क्या कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कह रहा फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो आप जानते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं शब्द के पीछे जुड़ते हैं। कहां जुड़ते हैं, ये शब्द के पीछे जुड़ते हैं और पीछे जुड़ करके शब्द की विशेषता को बदल देते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि प्रत्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एक आपके कृत प्रत्यय होते हैं और दूसरे आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं। एक आपके कृत प्रत्यय होते हैं, एक आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं। आज ही हमने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था। जरा बताओ कितने लोगों ने पढ़ा था तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा, जरा बताओ ऑफलाइन वाले बच्चों, मुझे कमेंट करके बताओ कि तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा। क्लास में आज पढ़ा दिया था ना, आज हमने पढ़ाया आपको कि तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा। तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा। तद्धित का प्रत्यय, कोई क्या तत् प्लस धीत कह रहा है, तो तद्धित का भाई जब आपसे विच्छेद पूछा गया तो तत् प्लस हित होता है। क्या होता है, तत् प्लस हित होता है। क्या होता है, तत् प्लस हित होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्या होता है, तत् प्लस हित होता है। ये आपकी व्यंजन संधि है। क्या है, ये आपकी व्यंजन संधि है।
और हमने आपको लिखाया है कि ता के बाद अगर हा आए, ता के बाद अगर हा आए तो ता का परिवर्तन जो है, ता का परिवर्तन दा में और हा का परिवर्तन धा में हो जाता है। ये हम आपको पढ़ाए हैं, आज ही पढ़ाए। फिलहाल आज के सेशन को यहीं पे करेंगे समाप्त। कल फिर आप लोगों से करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।